गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम दो सेक्शंस इस लेक्चर में बेटा और कवर करेंगे। छोटे छोटे हैं। पहला है वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, सेक्शन 47। चलो बेटा मैं आपको समझाता हूं, बात मेरी समझनी है बेटा सबने। सेक्शन 47, ठीक है बेटा। एक बार बताओ, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स बेटा दो होते हैं, है ना। एक तो हो गए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक हो गए बेटा आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स दो हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। बेटा अगर मैं बात करूं पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो बेटा एक बात याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हर रेजोल्यूशन पे वोट देने का राइट होता है बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हर रेजोल्यूशन पे वोट देने का क्या होता है, राइट होता है बेटा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हर रेजोल्यूशन पे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बेटा, हर रेजोल्यूशन पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी दो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी दो होते हैं। एक होते हैं विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और एक होते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है बेटा। जहां तक की बात इक्विटी शेयर होल्डर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स की है, तो बेटा इनके पास वोट डालने का राइट होता है ऑन एवरी रेजोल्यूशन। बेटा वोट किस रेशो में डाल सकते हैं ये पढ़ा हुआ है आपने। प्रपोर्शन क्या होगा बेटा वोट का, 1:1। तो बेटा रेशो, प्रपोर्शन वोट का क्या होगा, 1:1 बेटा, 1:1। मतलब जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतने शेयर्स उतने वोट का राइट है आपके पास। तो अगर मेरे पास कंपनी के 5000 शेयर्स हैं तो मेरे पास कंपनी के 5000 वोट्स डालने का क्या है, राइट है बेटा। अच्छा बेटा अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं बेटा, तो इनके पास वोट डालने का राइट किस रेशो में होता है, वोट डालने का राइट किस प्रपोर्शन में होता है बेटा, एज डिसाइडेड बाय टर्म्स ऑफ इशू, एज डिसाइडेड बाय टर्म्स ऑफ इशू या एज डिसाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे याद करो टाटा मोटर्स, जैन इरिगेशन, मैंने क्या कहा था बेटा, टाटा मोटर्स ने इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करे थे और टर्म्स ऑफ इशू क्या कहती थी, आपके पास वोटिंग का राइट होगा 1:10 के रेशो में। मतलब जिसके पास 10 शेयर हैं उसके पास एक वोट डालने का क्या होगा, राइट होगा। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? तो मुझे एक बार जरा सम अप कर दो यहां तक बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बेटा वोट डालने का राइट होता है हर रेजोल्यूशन पे। जो रेजोल्यूशन कंपनी पास करना चाहती है ना, हर रेजोल्यूशन पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोट डालने का राइट होता है। किस रेशो में सर? तो याद रखना, अगर विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स हैं तो 1:1 के रेशो में, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ है तो
उस रेशो में जो डिसाइड करी गई है टर्म्स ऑफ इशू में। अब वो रेशो कोई भी हो सकती है, 1:10 हो सकती है, 1:5 हो सकती है, 1:2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुआ बेटा? कॉपी करो यहां तक, समझ आ गया बेटा? जहां तक की ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात है बेटा, तो एक बात है जो याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ना बेटा राइट टू वोट नहीं होता है। इनके पास राइट टू वोट नहीं होता है। तो वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है? अच्छा, लेकिन बेटा इस रूल के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। बेटा वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, बट कुछ केसेस में इनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट, रेजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। रेजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाले हो, अगर कंपनी ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाली है जिससे सीधा सीधा अफेक्ट कौन हो रहे हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट टू वोट देना पड़ेगा। मैंने क्या कहा बेटा? अगर कंपनी ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाली है जिससे सीधे सीधे कौन इफेक्ट हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आपको राइट टू वोट देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे रिलेटिंग है वो रेजोल्यूशन, तो उनको राइट टू वोट देना पड़ेगा। पहला केस। दूसरा, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। बेटा एक बात याद रखना, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बंद होने से मुतल्लिक कोई रेजोल्यूशन पास होना है, कोई डिसीजन लिया जाना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पूछा जाएगा, मतलब उनको भी राइट टू वोट दिया गया है बेटा। अच्छा, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो भी बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से पूछा जाएगा। तो मैंने 3 केसेस बताए हैं जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट दिया गया है। पहला, अगर कंपनी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाली है जो सीधे सीधे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से पूछना जरूरी है, उनको राइट टू वोट दिया गया है। अगर कंपनी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाली है विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से पूछना जरूरी है, उन्हें राइट टू वोट दिया गया है। अगर कंपनी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाली है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसे रेजोल्यूशन पे राइट टू वोट दिया गया है बेटा। एक केस और है, वो मैं आपको बताता हूं बेटा, पहले यहां तक लिख लो। बेटा एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला।
इफ डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। बेटा आप एक बार जरा ये सुनना। फोर्थ, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। बेटा अब ये बात जरा मेरी सुनना थोड़ी सी। बेटा आपने सुना होगा एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा क्या होते हैं ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? बेटा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी साल प्रॉफिट्स नहीं कमाए, बल्कि कंपनी ने इंकर करे लॉसेस। ठीक है, तो याद रखना उस साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करा जाएगा बेटा, क्योंकि डिविडेंड पे होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ना कि आउट ऑफ लॉसेस। तो जब कंपनी ने लॉसेस कमाए हैं तो उस साल में डिविडेंड पे नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल आपको यहां पर थोड़ा सा लेके बता दूं। तो बेटा सपोज 18-19 में कंपनी को क्या हुए बताओ? लॉसेस हुए, और उस साल में कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं करा, नो डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अच्छा फिर 19-20 में फिर कंपनी को लॉसेस हुए, तो कंपनी ने उस साल भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करा। तो कितने साल का डिविडेंड कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं करा है? बेटा 2 साल का पे नहीं करा है। आपको पता है ये जो 2 साल का डिविडेंड होता है ये क्या करता रहता है बेटा? ये क्यूमुलेट करता रहता है। क्यूमुलेट मतलब अगर सपोज 20-21 में कंपनी को प्रॉफिट्स हो जाते हैं, तो 20-21 में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। कितने सालों का बेटा? 3 सालों का, 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का। तो ये जो 2 सालों का डिविडेंड है ये क्या हो जाएगा? तीसरे साल क्यूमुलेट हो जाएगा बेटा। तो 20-21 में अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो तीनों सालों का डिविडेंड कंपनी एक साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कर देगी? पे। अब सुनो, अब उन्होंने यहां पर क्या कहा है? इफ डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। बेटा अगर उन्होंने कहा कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सुनो ध्यान से, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं दिया ना, ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से एक राइट छीन लिया है। कौन सा? डिविडेंड का राइट। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, मतलब हमने उनसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से डिविडेंड का राइट छीन लिया। तो क्योंकि हमने उनसे डिविडेंड का राइट छीना है, तो हम इसके बदले उनको एक राइट दे देंगे। कौन सा राइट? राइट टू वोट। तो बेटा एक बार बताओ, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कौन सा राइट छीन लिया? डिविडेंड का राइट छीन लिया। 2 साल से कोई डिविडेंड नहीं दिया है, डिविडेंड का राइट छीन लिया। तो कंपनी कह रही है इस राइट के बदले हम आपको एक राइट और देंगे, और वो कौन सा है? राइट टू वोट। तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, ऑन एवरी रेजोल्यूशन। मतलब बेटा अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं मिला है ना, तो कंपनी ने उनसे डिविडेंड का राइट छीना। तो कंपनी ने कहा अच्छा हमने डिविडेंड का राइट छीना, तो हम आपको इसके बदले एक राइट और देंगे, और वो कौन सा है? राइट टू वोट।
कंपनी के हर रेजोल्यूशन पे आपके पास वोट डालने का राइट अवेलेबल होगा, हर रेजोल्यूशन पे बेटा। तो बेटा एक बार बताओ, सुनो, 4 एक्सेप्शन हो गई बेटा। 4 में से ना ये वाले जो 3 एक्सेप्शन हैं, यहां पर आपके पास वोट डालने का राइट इन्हीं केसेस में है। मतलब पहला, आप वोट वहीं पर डाल सकते हो जहां पर आप इफेक्ट हो रहे हो। दूसरा, आप वोट वहीं पर डाल सकते हो जहां पर कंपनी बंद होने की बात हो रही है। तीसरा, आप वोट वहीं पर डाल सकते हो जहां पर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटिंग मुद्दा है। लेकिन बेटा फोर्थ केस में आपके पास वोट डालने का राइट हर रेजोल्यूशन पे है बेटा, क्योंकि कंपनी ने आपसे एक राइट छीन लिया डिविडेंड का, तो कंपनी ने उसके बदले आपको एक राइट दिया है, और वो है राइट टू वोट। और बेटा वही बात आ जाती है, रेशो क्या होगा, प्रपोर्शन क्या होगा, 1:1 बेटा। प्रपोर्शन होगा 1:1। लो बेटा कॉपी करो इसे। पूरा सेक्शन 47 बेटा हमारा कवर हो गया। समझ आया बेटा? सेक्शन 47 सिंपल सा था। सम अप कर लें, चलो आ जाओ एक गो थ्रू। मुझे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट होता है हर रेजोल्यूशन पे। मतलब जितने भी रेजोल्यूशन कंपनी पास करना चाहती है ना, बिना इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंसेंट के पास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा किस रेशो में उनके पास राइट होगा? अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट है 1:1 होगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो रेशो क्या होगा? एज अग्रीड बाय टर्म्स ऑफ इश्यू। अब टर्म्स ऑफ इश्यू 1:10 कहता है तो 1:10, 1:5 कहता है तो 1:5। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो एक बात याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है। पहला, अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास होना है जो सीधे सीधे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट देना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी तो भी उन्हें राइट टू वोट देना पड़ेगा। अगर कोई रेजोल्यूशन पास होना है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो भी उन्हें राइट टू वोट देना पड़ेगा। और चौथा, अगर 2 साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया गया है तो कंपनी ने उनसे एक राइट छीना, राइट टू डिविडेंड, तो एक राइट देना पड़ेगा। कौन सा? राइट टू वोट दिया है। मतलब आपके पास हर रेजोल्यूशन पे वोट डालने का राइट अवेलेबल होगा। और क्या रेशियो होगा बेटा वोट डालने का? 1:1। सब बताओ बेटा, समझ आ गया? पूरा सेक्शन 47 हमारा कवर हुआ, पक्का? चलो अब हम करेंगे बेटा एक नॉन एप्लीकेबिलिटी उन्होंने बेटा बताई है। यहां पर उन्होंने कहा है सेक्शन 47 शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी वेयर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड। तो बेटा एक बात याद रखना, उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 47 है ना, वोटिंग राइट के जो प्रोविजंस हैं, ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे जिसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये कह दे। तो बेटा अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कह देता है कि सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा बेटा, पक्का? इसका मतलब मैं एक बात बताऊं आपको बेटा, जहां तक की ना, सुनो, जहां तक की प्राइवेट कंपनी की बात है ना बेटा, प्राइवेट कंपनी वोटिंग राइट्स के लिए अपने खुद के प्रोविजंस बना सकती है बेटा, ओन प्रोविजंस बना सकती है एक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को वोटिंग राइट्स के लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 47 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है बेटा।
तो प्राइवेट कंपनी वोटिंग राइट्स के रिस्पेक्ट में अपना खुद का कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 47 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। लेकिन बेटा इन्होंने एक बात आगे और कही है, however the exemption shall be applicable to a private company which has not committed default in filing financial statements or annual return with the registrar। एक बात याद रख लेना बेटा, ये exemption उसी प्राइवेट कंपनी को है जिसने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं करा है इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, ठीक है। एमसीक्यू में बेटा आ सकता है ये, ठीक है। तो याद रखना, प्राइवेट कंपनी वोटिंग राइट्स के रिस्पेक्ट में खुद का नियम, खुद का कानून, खुद के प्रोविजंस बनाना चाहे शौक से बना सकती है, सेक्शन 47 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट वही प्राइवेट कंपनी खुद के नियम बना सकती है, पहली बात जिसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये कहे, और दूसरी बात उसने कोई डिफॉल्ट ना करा हो, किसमें, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है। चलो ये आपका बेटा हो गया सेक्शन 47। अब मैं आपसे बात करता हूं सेक्शन 48 की, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। आओ मेरे साथ, ध्यान से समझना है सबने। सेक्शन 48, चलो बेटा पहले मुझे एक बात का जवाब दो, अभी हमने पढ़ा क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटा वैसे मेनली दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, एक तो हो गए इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना। क्लासेस तो दो ही होती है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमने अभी पढ़ा, फर्दर दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक है। कॉपी करो यहां तक। बेटा एक बात का ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि ना हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के पास, हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के पास बेटा कुछ राइट्स होते हैं। हर शेयर होल्डर के पास बेटा, हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के पास बेटा कुछ राइट्स होते हैं। जैसे मेरे को बताओ, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स हैं, इनके पास क्या राइट है बेटा, इनके पास राइट टू वोट है ना, वोट डालने का राइट है। किस रेशियो में बेटा बताओ, 1:1 के रेशियो में। और क्या राइट है इनके पास, इनका राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड का राइट है इनके पास, है ना, इनके पास डिविडेंड का राइट है। और भी बेटा दुनिया भर के राइट्स आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। ऐसे ही मेरे को बताओ, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के पास भी कुछ राइट्स हैं। जैसे पहला तो वही राइट टू वोट है इनके पास, है ना, किस रेशियो में बेटा, एज अग्रीड बाय टर्म्स ऑफ इश्यू। सपोज टर्म्स ऑफ इश्यू के हिसाब से 1:10 है, ठीक है। और इनके पास राइट टू डिविडेंड है बेटा, इनके पास भी डिविडेंड लेने का राइट है। तो हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के पास बेटा कुछ राइट होते हैं। ऐसी मेरे को बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी कुछ राइट हैं, जैसे राइट टू फिक्स डिविडेंड, है ना। सपोज इनकी कैपिटल पे डिविडेंड 10% है, तो 10% डिविडेंड का राइट हो गया इनके पास। अच्छा, राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के पास बेटा अपने कुछ राइट्स होते हैं, अपने कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है बेटा। एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, कंपनी क्या करना चाहती है, इनको दिए गए राइट्स को
वेरी करना चाहती है। आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो राइट्स दिए हैं ना, उन राइट्स को आप वेरी करना चाहते हो, यानी चेंज करना चाहते हो। चलो मैं बेस बना के चलता हूं बेटा, इनको मैं डीवीआरस को बेस बना के चलता हूं। ये देखो, ये राइट आपने दिया था डीवीआरस को, है ना। चलो कंपनी सपोज इनके राइट टू वोट को कंपनी क्या करना चाहती है, वेरी करना चाहती है, ऑल्टर करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। इनको दिए गए राइट को वेरी करना चाहती है, ऑल्टर करना चाहती है, चेंज करना चाहती है, तो बेटा सेक्शन 48 अप्लाई हो जाता है बेटे। और बेटा सेक्शन 48 क्या कहता है कि आप डीवीआरस को दिए हुए राइट को तब तक वेरी नहीं कर सकते जब तक आप उनका क्या ना ले लो, कंसेंट ना ले लो बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिनको आपने राइट दिया है उनके राइट को वेरी करने से पहले उनसे पूछना जरूरी है बेटा। तो सेक्शन 48 बेटा सबसे पहली बात तो यही कहता है कि अगर आप क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स को दिए हुए राइट को वेरी करना चाहते हो तो उनका कंसेंट लेना जरूरी है बेटा। अब इस सेक्शन ने पता है क्या कहा है, कंसेंट दो तरीकों से लिया जा सकता है बेटा। या तो बेटा एक तरीका तो क्या है, इनफॉर्मल तरीका, इनफॉर्मल कंसेंट, और दूसरा है फॉर्मल कंसेंट। बेटा इनफॉर्मल कंसेंट का क्या मतलब हुआ पता है, सेक्शन 48 ने क्या कहा है, सुनो सेक्शन 48 ने कहा है कि आपको डीवीआरस का क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट, अगर आप उनके राइट को क्या करना चाहते हो, वेरी। मैंने पूछा कंसेंट कैसे लेना पड़ेगा, तो पता है सेक्शन 48 क्या कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 3/4 शेयर होल्डर्स से, 3/4 शेयर होल्डर्स से लिखित में ले लो बेटा, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3/4 शेयर होल्डर्स से लिखित में ले लो, तो बस आपको क्या करना है, 3/4 शेयर होल्डर्स से, 3/4 शेयर होल्डर्स से आपको क्या लेना है बेटा, कंसेंट, लिखित में, इन राइटिंग। अच्छा कौन से शेयर होल्डर्स से बेटा, सारे शेयर होल्डर्स से, सुनो, इक्विटी से भी, प्रेफरेंस से भी, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वालों से भी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों से नहीं बेटा, सिर्फ उन्हीं से तो कंसेंट लोगे जिनके राइट को आप वेरी कर रहे हो। और मैं किसके राइट को वेरी कर रहा हूं बेटा, डीवीआरस के राइट को वेरी कर रहा हूं। तो मुझे बस डीवीआरस जितने हैं ना उसका 3/4 का मुझे कंसेंट चाहिए। तो अगर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स 10,000 है तो 10,000 का 3/4 7,500 का मुझे क्या चाहिए बेटा, कंसेंट चाहिए लिखित में। एक तरीका तो बेटा ये हो गया, और एक और तरीका है जो फॉर्मल तरीका है बेटा। फॉर्मल तरीका क्या है, सबसे पहले बेटा एक जनरल मीटिंग बुलवाओ, जनरल मीटिंग बुलवाओ प्रॉपर तरीके से बेटा। उस जनरल मीटिंग में बेटा क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास, उसी के बाद आप बेटा राइट को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल मीटिंग सिर्फ किन की बुलाओगे बेटा, सिर्फ डीवीआरस की बुलाना, क्योंकि उन्हीं का कंसेंट चाहिए। तो बेटा दोनों में अगर देखा जाए तो कंसेंट तो 3/4 का ही चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन में भी बेटा कंसेंट तो 3/4 का ही चाहिए होता है ना।
कंसेंट तो आपको 3/4 का ही चाहिए दोनों ही केसेस में, बस दोनों का तरीका अलग है। पहले में कोई जनरल मीटिंग वगैरह कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा सीधा लिखित में ले लो 3/4 शेयर होल्डर्स से, लिखित में, ठीक है, आपका वेरिएशन हो जाएगा। बट सेकंड केस में प्रॉपर तरीके से एक जनरल मीटिंग को बुलाया जाएगा, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उसी के बाद आप उनके राइट्स को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। बेटा समझ आया है, ठीक है। और एक बात याद रखना, कंसेंट उन्हीं का चाहिए जिनके राइट्स को आप वेरी कर रहे हो। जिनके राइट्स को मैं वेरी कर ही नहीं रहा हूं, उनका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। लो बेटा कॉपी करो। तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे ना, जैसे मैंने कहा था ना, सपोज आपने बताओ डीवीआरस को राइट टू वोट कितना दिया था, 1:10। हम उनके इस राइट को वेरी करना चाहते हैं, मतलब अब हम चाहते हैं कि उनका राइट टू वोट 1:20 हो। मतलब हम उनके राइट को डाइल्यूट कर रहे हैं बेटा। पहले 10 शेयर पे एक वोट था, अब 20 शेयर पे एक वोट है, तो उनके राइट को डाइल्यूट कर रहे हैं बेटा, वेरी कर रहे हैं। उनसे पूछना जरूरी है। समझ आया? चलो एक रीडिंग बेटा करते हैं, आओ मेरे साथ। देखो देखो, पहला है ऑथराइजेशन टू मेक वेरिएशन। द राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरीड इफ पावर टू मेक वेरिएशन इज कंटेन्ड इन आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। बेटा सबसे पहली बात यह है, वेरिएशन करने की पावर आपको कहां से मिलती है बेटा, आर्टिकल से या एमओए से, मेमोरेंडम से। तो अगर आर्टिकल्स या मेमोरेंडम आपको वेरिएशन की पावर देता है तो आप वेरिएशन कर सकते हो। अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम आपको वेरिएशन की पावर नहीं देता तो आप वेरिएशन नहीं कर सकते। एक बात और है बेटा, if such variation is not prohibited by the terms of issue of such shares in case no such power is contained in MOA और AOA। अब ये सुनना बेटा मेरी बात। बेटा अब क्या हुआ, सुनना, सुनो सुनो बेटा। अब क्या हुआ बेटा, MOA और AOA में तो पावर ने तो पावर बेटा नहीं दी है। एमओए एओए में तो कुछ नहीं लिखा है बेटा, कुछ नहीं लिखा है। तो क्या हम वेरिएशन कर सकते हैं बेटा? तो उन्होंने बेटा एक तरीका इसमें क्या बताया कि आप एक काम करो, आप एमओए एओए को ऑल्टर कर दो। आप एमओए एओए में ये पावर नहीं थी ना, ऑल्टर कर दो एमओए एओए को, ये पावर डाल दो, तब तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो ना। बट तब भी नहीं कर सकते बेटा अगर इफ सच वेरिएशन इज प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू। अब बेटा सुनो, ध्यान से सुनना, कंपनी ने बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डीवीआरस इश्यू करे थे, है ना। और जब कंपनी ने डीवीआरस इश्यू करे थे ना, तो जो टर्म्स ऑफ इश्यू थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसमें बेटा साफ साफ एक बात लिखी थी कि हम कंपनी ने लिखा था कि हम आपके राइट्स को कभी भी फ्यूचर में वेरी नहीं करेंगे। हम आपके राइट्स को कभी भी फ्यूचर में वेरी नहीं करेंगे। ये बात बेटा मेंशन्ड थी किसमें बेटा, टर्म्स ऑफ इश्यू में, कि हम आपके राइट्स को कभी भी फ्यूचर में वेरी नहीं करेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, जब टर्म्स ऑफ इश्यू ने ही प्रोहिबिट कर दिया वेरिएशन को, तो आप क्या
वेरिएशन कर सकते हो बेटा? आप नहीं कर सकते। ऑल्दो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में बेटा क्लॉज मेंशन्ड है, आप तब भी बेटा आप वेरिएशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे बेटा? क्योंकि टर्म्स ऑफ इशू ने ये क्या कर दिया है? प्रोहिबिट कर दिया है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, ये कॉपी करना चाहो बेटा कर लो। ठीक है, चलो अच्छा आगे आ जाओ बेटा। कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन, सुनना। द राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वेरीड with the consenting writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class। तो मेरे को एक बार बताओ बेटा, कंसेंट लेने के बेटा दो तरीके हैं, इनफॉर्मल तरीका और एक फॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल तरीके में तो सीधा सीधा बेटा लिखित में ले लो, कितनों से? नॉट लेस देन 3/4। मतलब अगर 10,000 डीवीआर्स है बेटा, 10,000 डीवीआर्स है तो उसके 3/4 मतलब 7,500 से क्या ले लो? लिखित में ले लो। बट बेटा बस दैट्स इट। ये तो हो गया इनफॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका फॉर्मल। फॉर्मल में क्या करना है बेटा? प्रॉपर एक जनरल मीटिंग बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ, ठीक है, ऑफ द होल्डर्स ऑफ इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, मतलब डीवीआर्स की एक क्या बुलाओ? मीटिंग बुलाओ। उसमें प्रॉपर तरीके से क्या पास करो? एक स्पेशल रेजोल्यूशन। तभी जाके आप वेरिएशन को कर पाओगे। तो दो तरीके हैं, इनफॉर्मल तरीके में तो लिखित में ले लो, फॉर्मल तरीके में प्रॉपर एक मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उसी के बाद आप वेरिएशन कर पाओगे। ठीक है, फिर अगला, कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर क्लास ऑल्सो रिक्वायर्ड, ऑफ अदर क्लास ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब ये सुनना बेटा, है सिंपल। उसने कहा इफ वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर्स अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स, देन कंसेंट इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। बेटा एक बात उन्होंने कही कि सुनो कि डीवीआर्स का राइट वेरी करने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, मैं चलो थोड़ा सा आपको ऐसे बताता हूं। सुनो बेटा, सपोज हम किसके राइट्स को बेटा वेरी कर रहे हैं? डीवीआर्स के राइट्स को हम वेरी कर रहे हैं। तो अब कंपनीज एक्ट कहता है अगर डीवीआर्स का राइट वेरी करने की वजह से इनका भी राइट अफेक्ट हो रहा है बेटा, मैंने क्या कहा? एक क्लास का राइट वेरी करने की वजह से दूसरी क्लास का राइट भी क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है बेटा। इनका राइट भी अफेक्ट हो रहा है तो इनका भी कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका राइट भी अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन राइट्स ऑफ डीवीआर्स। तो इनका भी, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वालों का कंसेंट भी लेना पड़ेगा एटलीस्ट 3/4 का। बेटा जरूरी है, अगर डीवीआर का राइट वेरी करने की वजह से यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वालों का राइट भी अफेक्ट होता है तो यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वालों का कंसेंट भी लेना पड़ेगा एटलीस्ट 3/4 से। ठीक है, फिर अगला आता है राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। बेटा एक बार बताओगे ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन से हुए बेटा? बेटा जिन्होंने अपना कंसेंट दे दिया। बेटा एक बार बताओ कितनों का कंसेंट चाहिए? 3/4 का कंसेंट चाहिए। तो सपोज 3/4 ने अपना कंसेंट दे दिया, हां 1/4 ने अपना कंसेंट नहीं दिया बेटा, मतलब 1/4, 10,000 डीवीआर्स थे उसका 1/4, 2,500 ने अपना कंसेंट नहीं दिया,
तो बेटा उन्हें हम क्या कहेंगे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। जिन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया है वो कहलाएंगे बेटा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो ये वाला प्रोविजन बात करता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के राइट की, ठीक है, मतलब इन 1/4 की। क्या कहता है ये? टू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, मतलब बेटा ये कहता है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास एक राइट है कि वो ट्रिब्यूनल के पास क्या फाइल कर सकते हैं? एक एप्लीकेशन। कौन फाइल कर सकता है बेटा? पढ़ना। होल्डर्स ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर्स हु होल्ड नॉट लेस देन 10% शेयर्स ऑफ सच क्लास। बेटा एक बात याद रखना, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कम से कम 10% शेयर्स तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक बात समझो, इसी एग्जांपल में सपोज बेटा 95% ने अपना कंसेंट दे दिया होता, 95% ने अपना कंसेंट दे दिया होता, 5% ने अपना कंसेंट नहीं दिया, तो ये 5% बेटा कौन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ट्रिब्यूनल के पास बेटा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते बेटा एप्लीकेशन फाइल? क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि बेटा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कम से कम 10% शेयर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो एक बार बताओ, अगर 90% ने अपना कंसेंट दे दिया है तो 10% हो गए डिसेंटिंग, वो लोग बेटा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 10% चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 10% चाहिए। एंड who have not consented to such variation or voted in favor of special resolution। ऑब्वियस सी बात है बेटा, have not consented मतलब उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया था, मतलब उन्होंने अपना क्या दिया था? डिसेंट, मतलब वो लोग वेरिएशन इन राइट्स के लिए तैयार नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है ना, हम तो डिसेंटिंग की बात कर रहे हैं। फिर टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। The application shall be valid only if it is made within 21 days after the date when the consent was given or special resolution was passed। तो एक बात याद रखना, जिस दिन 3/4 ने अपना कंसेंट दिया या स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ उसके 21 डेज के अंदर आपको बेटा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। 21 डेज कहां से? जिस दिन कंसेंट दिया 3/4 ने या जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से 21 डेज के अंदर। फिर इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। वेरिएशन शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो एक बात याद रखना बेटा, वेरिएशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा जब तक ट्रिब्यूनल बेटा अपनी हामी नहीं भरेगी। तो ट्रिब्यूनल अपनी हामी भरेगी, उसी के बाद आपका वेरिएशन इफेक्टिव माना जाएगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल में कैंसल और कंफर्म द वेरिएशन। तो एक बार बताओ, ट्रिब्यूनल कह सकती है कि वेरिएशन नहीं होगा, या फिर कह सकती है वेरिएशन होगा। द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स। और याद रखना बेटा, ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर होगा वो फुल एंड फाइनल माना जाएगा, सारे शेयर होल्डर्स को वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। कंपनी शैल विद इन 30 डेज फाइल द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद रजिस्ट्रार। और बेटा 30 डेज के अंदर कंपनी को वो ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। और लास्ट आता है पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। बेटा अगर कंपनी ने इस सेक्शन के किसी प्रोविजन का उल्लंघन किया तो फाइन लगेगा बेटा मिनिमम 25,000 का, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 5 लाख तक। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, इम्प्रिजनमेंट बेटा 6 महीने तक की, फाइन बेटा मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख, और बोथ।
तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 6 महीने की, फाइन मिनिमम 25, मैक्सिमम 5 लाख, या फिर दोनों भी हो सकता है। चलो लो बेटा, इसी के साथ आपका सेक्शन 48 सिंपल सा सेक्शन था, फिनिश हो गया बेटा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।